हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन मिरर पर। स्टूडेंट्स, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि कोविड-19 के इस पेंडेमिक में आप सबकी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था को और देश की बहुत सारी गतिविधियों को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन मेरा मानना है छात्र वर्ग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आप इस नुकसान की भरपाई के लिए तो जोर शोर से पढ़ ही रहे होंगे। आप लोग तरह तरह की नॉलेज का कलेक्शंस बनाने के लिए बहुत सारे वीडियोस को छानते होंगे, देखते होंगे, तरह तरह की किताबें पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी मेरे अनुभव में आया है कि कई स्टूडेंट्स को कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई कुछ डमाडोल हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोचिंग उपलब्ध नहीं है, स्कूल्स भी वो नहीं जा सकते, और वो यूट्यूब के चैनल पर ढूंढते रहते हैं कि कहाँ हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उस पर भी मिल भी जाए तो कभी वो समझ नहीं पाते, समझते हैं तो कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो चलिए, मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरे मैथमेटिक्स की, वो मैथमेटिक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए होंगी, वो मैथमेटिक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगी, हर तरह के एग्जाम्स के लिए, एडवांस मैथमेटिक्स जिसको आप कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उस तरह के एग्जाम्स के लिए आपका ये मैथमेटिक्स का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल से बने रहिए, और वन बाय वन जो वीडियोस आते रहेंगे वो आपको कैसे बेनिफिटेड करते हैं उसको देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग पीछे की चीज़ों को कुछ क्विक रिवीजन करते हैं। आप लोग लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़े ही होंगे, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि एंगल होता क्या है। मान लेते हैं कि ये एक रे है OA, एंड जस्ट इमेजिन देयर इज अनदर रे ओवर दिस रे। इसी रे के ऊपर एक दूसरी रे खींचते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग OA'। अब जो बाद वाली रे हम लोग खींचे हैं OA', इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ऐसे O पॉइंट को फिक्स रखते हुए रे को ऐसे रोटेट करते हैं। तो ये रे कुछ ऐसे रोटेट हो जानी चाहिए। एम आई राइट स्टूडेंट्स? तो ऐसे रोटेट हो जानी चाहिए OA'। तो ये जो एंगल, ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन इन दोनों रेज के बीच में एक एंगल बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं थीटा। तो ये एंगल आपका थीटा होता है। अब इस रे को हम रोटेट करते हुए यहां पर ले आते हैं, तो ये एंगल यहां पर बनता है। फिर इस रे को रोटेट करते हुए हम यहां पर ले आते हैं, तो ये इतना एंगल यहां पर बनता है। फिर इस रे को रोटेट करते हुए हम यहां पर ले आते हैं, तो ये ऐसा कुछ होता है। और फिर रोटेट करते हुए यहां पर ले आते हैं, तो ये कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है? तो एक चीज और इसमें याद रखेंगे कि यदि इस रे को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और जब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो निगेटिव एंगल बनता है। अभी तक आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसा ही सोचते हैं कि एंगल सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन नहीं, एंगल निगेटिव भी पढ़ना पड़ेगा आपको जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे, और क्लास 11th और 12th के कोर्सेज में आपको निगेटिव एंगल्स के बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और देखना है हम लोगों को कि एंगल को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, किस मेज़रमेंट के सिस्टम से मेज़र करते हैं। तो एंगल मेज़र करने के लिए दो सिस्टम्स चलते हैं, जिसमें से एक इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल। तो उसमें हम लोग डिग्री के पढ़ते हैं, एंगल को हम लोग डिग्री में मापते हैं। आप लोग बखूबी जानते होंगे इसको कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। और डिग्री लिखने का सिंबल है, ऊपर में छोटा सा डॉट लगाते हैं। तो ये हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। लेकिन एक और सिस्टम है जो आपको सीनियर क्लास में पढ़ना पड़ता है, उसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है? चलिए, सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को मापते हैं रेडियन में, रेडियन में मापते हैं। अब ये रेडियन होता है क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसमें से समझने का प्रयास करेंगे कि ये एक सर्किल है, एक सर्किल है। इस सर्किल की रेडियस r है। सर्किल के बारे में आप जान रहे हैं कि ये सर्किल की रेडियस होती है, ये सरकमफ्रेंस होता है, ये सेंटर होता है, और इस रेडियस को आगे बढ़ाते हुए फिर से सरकमफ्रेंस पर टच कर देंगे तो वो फिर डायमीटर हो जाता है। तो चलिए, एक रेडियस है। इस सर्किल में सर्किल के सरकमफ्रेंस का कोई एक हिस्सा आर्क कहलाता है।
मान लेते हैं एक हिस्सा ए बी है और ये हिस्सा आर्क कहलाता है। इस सर्किल के आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल थीटा है। सर्किल के आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल थीटा है। यदि एक और चीज हम लोग इसमें ऑब्जर्व करें, यदि ए बी की लंबाई आर है, यदि ए बी की लंबाई आर है तो सेंटर पर बनाया गया एंगल थीटा इक्वल टू होगा 1 रेडियन। रेडियन को ऐसे सी से डिनोट करते हैं, दैट इज सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। तो ये थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। और हाँ, तो ये हम लोग दो तरह के मेजरमेंट में हम लोग मापेंगे। अब डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम लोग सीनियर क्लास के लिए कुछ स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग सर्कुलर सिस्टम के इस रेडियन मेजरमेंट को हम लोग एंगल मेजरमेंट के सर्कुलर सिस्टम में रेडियन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में इसको जानेंगे। फिलहाल अभी ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करना है हम लोगों को, तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर। आप सब कभी विजिट करने कहीं गए होंगे तो किसी ऊंचे प्लेस को देखा होगा आपने, वो कुछ ऐसा होगा ऊंचा प्लेस। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई पेड़ है या कोई टावर है या कोई बिजली का खंभा है, कोई बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के छत पे कोई गुब्बारा रखा है और उस गुब्बारे को आप यहां से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं अपने डेली लाइफ में एक राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये एक बिल्डिंग है या कोई टावर है और आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बिल्डिंग की छत को। या फिर इसको दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी छत पर खड़े हैं और जमीन पर रखे हुए किसी बॉल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बॉल रखी है, पॉइंट ए पर आप खड़े हैं, पॉइंट बी पर कोई बॉल रखी है और ए पी एक बिल्डिंग है और आपको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके बीच कुछ एंगल होगा। जब हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे लाइफ में कहां कहां हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लेंगे, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए अब इंट्रोड्यूस करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री, समझते हैं हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। तो ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसके 3 हिस्से हैं। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो यानी गॉन मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि 3 साइड्स के मेजरमेंट को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग हिंदी में इसको डिस्क्राइब करते त्रिकोण। त्रिकोण यानी कि त्रिभुज या 3 कोण, उसके बारे में, उसकी मेजरमेंट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति, अब हम लोग इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं समझना है, इसमें से सिर्फ इतना समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ स्टडी वेयर वी स्टडी अबाउट द रिलेशंस बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, या फिर कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखिए साइड और एंगल्स में कैसे रिलेशनशिप हो सकते हैं या कैसे रिलेशन होता है। सबसे पहले जो मैथमेटिशियन रहे होंगे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये एक डिफरेंट माप का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जो इससे कुछ छोटा होगा। उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब ये दोनों एंगल बराबर है, मान लेते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC और इसको PQR। जब उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये 2 ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके जब एक एंगल कांस्टेंट हो या निश्चित हो कि ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो देखा गया इनके भुजाओं का अनुपात, कोई भी भुजा का अनुपात AB बाय AC इक्वल टू PQ बाय PR।
ऐसा उन लोगों को देखने को मिला कि ए बी बाय ए सी इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा उन लोगों ने फिर ऑब्जर्व किया कि बी सी बाय ए सी बराबर क्यू आर बाय पी आर। फिर उन लोगों ने इस तरह से कई ट्रायंगल्स बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल, और सब में से साइड के रेशियोज को टेस्ट किया कि आखिर वो सारे रेशियो बराबर क्यों हो रहे हैं। तो उन लोगों को एक बात पता चली कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल को निर्धारित कर लिया जाए या एंगल कांस्टेंट मानकर चला जाए तो उनकी भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो एक निश्चित तौर पे होते हैं। यानी कि त्रिभुज यदि छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन यदि उसके कोण निर्धारित है तो उनकी भुजाओं के अनुपात हमेशा बराबर होते हैं। तो इन्हीं अनुपातों को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहेंगे। उनके नाम क्या है, कैसे हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इन तीनों भुजाओं का कुछ खास नाम होता है। नीचे की भुजा को चलिए नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ABC। नीचे की भुजा को हम लोग कहते हैं आधार, या फिर इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, या फिर B से डिनोट करते हैं। इसको कर्ण कहते हैं और हाइपोटेनियस इंग्लिश में कहते हैं, और इसको H से डिनोट करते हैं। और ये सामने वाली जो भुजा है ये परपेंडिकुलर है, इसको लंब कहते हैं और P से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस और B फॉर बेस, ये तीनों भुजाओं के नाम हैं, आप लोग इनको जान रहे होंगे। इसमें से ध्यान रखेंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये निश्चित होती है, ये कभी बदली नहीं जाती। लेकिन इन दोनों भुजाओं में कभी ये आधार कहलाती है, कभी ये आधार कहलाती है। अब सोचने वाली बात है, कई सारे स्टूडेंट इसमें उलझ जाते हैं कि अब हम इसको आधार कब कहेंगे या इसको आधार कब कहेंगे। तो जब हम किसी एंगल की बात करें तो उसके ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ वाली भुजा आधार होगी। ध्यान देंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कि जो अपोजिट साइड है दैट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड बेस ऑफ द ट्रायंगल। ऑलवेज दिस शुड बी परपेंडिकुलर when this side is opposite to the angle and this side would be base when this side is adjacent to the angle। यानी कि जब हम लोग एंगल A की बात करेंगे तो एंगल A के सामने वाली भुजा है BC, तो BC कहलाएगी परपेंडिकुलर और एंगल A के साथ वाली भुजा AB कहलाएगी बेस। ठीक है, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए कि यदि हम लोग जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के साथ वाली भुजा हमेशा आधार होगी और एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इसको अब हम लोग समझ के अब आगे बढ़ते हैं। जब उन लोगों ने देखा कि दो भुजाओं के रेशियो बराबर हो रहे हैं तो उन लोगों ने इसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? साइन नाम दिया। जब हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालेंगे P/H तो उसको साइन नाम दिया। इसी को हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट में साइन, सिर्फ SIN साइन। फिर जब उन लोगों ने देखा कि बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को निकाला तो वो भी बराबर आया तो उसको नाम दिया कोसाइन। कोसाइन कहते हैं इसको, तो शॉर्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं कॉस। ठीक है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं अगेन साइन, इसको हम लोग साइन पढ़ते हैं P/H। ये कोसाइन है, इसको हम लोग कॉस पढ़ते हैं शॉर्ट में B/H। तो ये साइन और कॉस बिना किसी एंगल के हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने कहा कि एंगल के निर्धारित होने के बाद ही
आप बेस और परपेंडिकुलर को निर्धारित कर सकते हैं। जब तक आपको पता नहीं है कि कौन सा एंगल लेना है तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा साइड बेस और कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। तो यहां पर हम लोग साइन को सिर्फ साइन नहीं लिखेंगे, साइन के साथ एक एंगल लिखेंगे। यहां जैसे एंगल सी की बात हो रही है तो हम लोग यहां लिखेंगे साइन सी इक्वल टू कॉस सी इक्वल टू। ठीक है, स्टूडेंट्स कभी ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ साइन लिखा जाएगा। ठीक है, साइन के साथ एंगल जरूर रहेगा, क्योंकि ये साइन है क्या, एक्चुअल में साइड्स के रेशियो का अनुपात का नाम है। साइड्स के रेशियो का नाम है, भुजाओं के अनुपात का नाम है। तो जब हम लोग भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं तो किसी एंगल के निर्धारित होने के बाद भुजा निर्धारित हो रही है, तो एंगल के कारण आपकी भुजा निर्धारित हो रही है, तो एंगल के साथ ही आप इसको लिखेंगे साइन सी इक्वल टू पी बाई एच, कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच। उन लोगों ने इसको नाम दिया सिर्फ कि लंब और कर्ण के रेशियो को साइन कहेंगे और आधार और हाइपोटेनियस यानी कर्ण के रेशियो को कॉस कहेंगे। याद रखेंगे, लंब और कर्ण के रेशियो को साइन कहते हैं और आधार और कर्ण के रेशियो को कॉस कहते हैं। चलिए एक और चीज निकाला गया, उसको कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं टेन थीटा या फिर टेन एंगल सी। इसको हम लोग कहते हैं पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटे आधार। ठीक है, ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाले गए। अब इन तीनों के रेसिप्रोकल भी जनरेट कर दिए गए। वो कैसे हुआ, चलिए हम लोग देखते हैं। जब किन्हीं ने ऐसा सवाल उठाया कि हम लोग P बाय एच लिखते हैं तो उसको साइन कहेंगे, तो H बाय P कहीं लिखना होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको भी पर्टिकुलर कोई नाम दिया जाना चाहिए। तो साइन का रेसिप्रोकल बना कॉसिक सी इक्वल टू एच बाय पी। फिर कॉस का रेसिप्रोकल बना सेक, और टेन का रेसिप्रोकल बना कॉट। इनको देखकर डरना नहीं है। कई स्टूडेंट तो साइन कॉस टेन वगैरह देख के ही डर जाते हैं, इसीलिए मैं इतना डिटेल से समझाकर आपको कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि आप इन 6 रेशियोज को अपने कॉन्सेप्ट में अच्छे से उतार लें, इनके साथ फैमिलियर हो जाएं, तो बिल्कुल भी आपको मैथमेटिक्स से या ट्रिगोनोमेट्री से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये साइन कोसाइन टेंजेंट यानी साइन कॉस टेन और कॉसिक से कॉट क्या है। ये सिर्फ हमारे त्रिकोणमिति में किसी राइट एंगल ट्रायंगल के भुजाओं के अनुपात का नाम है। उनको हम लोग स्टडी करेंगे और यही पढ़ेंगे इसमें कि दो भुजाओं के अनुपात का जो नाम है, उन भुजाओं में और दूसरी भुजाओं में कुछ खास संबंध है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। चलिए अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज को इसमें फॉलो करते हैं। यदि आप लोग इसको याद रखना चाहते हैं तो सिंपल साइन और कॉस को याद रखिए, टेन को याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। वो कैसे, तो जब हम लोगों ने देखा कि टेन साइन और कॉस को रेशियो किया, साइन और कॉस को डिवाइड किया एक दूसरे से, यानी साइन थीटा साइन सी बाय कॉस सी, तो ये निकला P बाय एच और B बाय एच। साइन इक्वल टू P बाय एच, कॉस इक्वल टू B बाय एच, एच एच कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट में होगा P बाय B, जो कि आपका टेन थीटा है। ठीक है, तो यानी कि आप सिर्फ दो चीजों को याद रखेंगे, साइन और कॉस, तो उसी से सारा कुछ क्रिएट होता है। साइन को रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कॉसिक हो जाएगा, कॉस को रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक हो जाएगा। बाकी टेन तो आप निकाल सकते हैं साइन और कॉस को डिवाइड करके एक दूसरे से, और जब टेन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कॉट हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभार
एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, या तो स्टूडेंट्स को ये याद रखना पड़ता है। जब हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे तो हम लोगों को कुछ फॉर्मूला भी इसमें से याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये p बाय एच, ये h बाय पी, तो दोनों कट के 1 हो जाएगा। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे होता है आप लोग इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे p बाय एच, कॉसेक थीटा को लिखेंगे h बाय पी, ये दोनों बैलेंस होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। अब इसमें से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। अब इसको चाहे तो आप फिर से ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो फ्रेंड्स, यदि आप इतने फार्मूले को, इतना आइडेंटिटीज को आप समझ चुके हैं या समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छी लगेगी। हम लोग आने वाले वीडियोस में ट्रिगोनोमेट्री को और ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, इसके और डिटेल में जाएंगे, और यकीन मानिए ट्रिगोनोमेट्री आपका फेवरेट चैप्टर होगा। देखिए, अब इसमें फर्स्ट चैप्टर में हमारे मैथमेटिक्स में अभी क्या क्या सवाल पूछने जाएंगे, देखिए। जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके बेस्ड में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक ट्रायंगल दे दिया गया है, इनकी तीनों भुजाओं की कोई एक माप ले ली गई है। मान लेते हैं कि दिस साइड इज 3 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल नेम ABC। आप लोगों को लिखा गया है फाइंड ऑल टी रेशियोज। तो आप इस सवाल को देखकर डरेंगे नहीं। टी रेशियो क्या है आपको अभी हमने बताया है कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सारे टी रेशियोज हैं। तो उनको फाइंड करने का तरीका भी आपको पता होगा। क्या है, अब हम लिखते हैं साइन सी निकालने के लिए कह रहा है, साइन सी। तो साइन सी टी रेशियो है, तो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा किस एंगल से निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे उस एंगल के साथ। साइन सी इक्वल टू, अब हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि जो साथ वाली भुजा होती है, एडजेसेंट साइड जो होता है, वो कहलाता है बेस। तो ये बेस हो गई हमारे लिए, और जो सामने वाली साइड है वो कहलाता है परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनियस है, ये कभी नहीं बदलती है। तो साइन सी इक्वल टू, साइन इक्वल टू याद कीजिए क्या हमने बताया था, p बाय एच। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 3, h इक्वल टू 5। आंसर इज साइन सी इक्वल टू 3 बाय 5। ऐसे ही आप बाकी के रेशियोज को भी लिख सकते हैं। cos c इक्वल टू b बाय एच, देयरफॉर 4 बाय 5। tan c इक्वल टू p बाय b इक्वल टू 3 बाय 4। ऐसे आप बाकी के रेशियोज को भी लिख सकते हैं। cot लिख सकते हैं, cot c इक्वल टू 4 बाय 3। sec लिख सकते हैं, sec c इक्वल टू 5 बाय 4। उसके बाद आप cosec भी लिख सकते हैं, cosec c इक्वल टू 5 बाय 3। ये हमारे सारे टी रेशियोज हमने लिख दिए। ठीक है, अब देखिए कि यदि हम लोगों को इसमें से एक साइड का मेजरमेंट नहीं दिया जाए, सवाल को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, एक साइड का मेजरमेंट नहीं दिया जाए तो बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम मालूम है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा को आप लोग इस फार्मूला से निकालते हैं। तो जब इसमें देखिए h दिया हुआ है और b दिया हुआ है, आपको p फाइंड करना है, तो इस फार्मूला से आप लोग p निकालेंगे, p इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो h हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस b है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाता है 25 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 9 एंड 3। ये साइड आपका 3 निकल गया। ऐसे ही एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको होंगे, या आपके चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, आप लोग उन क्वेश्चंस को बनाएंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपके किसी प्रॉब्लम में आपको फंस जाते हैं, आपसे नहीं बनता है, तो आप हमें उसका रिप्लाई करेंगे कि हमसे ये प्रॉब्लम नहीं बना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को ऐड करके आपको जरूर समझाऊंगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ आइडेंटिटीज होंगे, और यदि हम लोग उन आइडेंटिटीज को और ट्रिगोनोमेट्री के इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मैथमेटिक्स का ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। फ्रेंड्स, यदि आपको ट्रिगोनोमेट्री से या मैथमेटिक्स से डर लगता है, या फिर आप मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, वीडियो के सारे सेक्शंस हमारे चैनल पे स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम लोग और भी आगे के वीडियोस में थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डीप में जाएंगे, तरह तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि प्रॉब्लम्स में और स्टूडेंट्स को एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्जाम में कैसी कैसी क्वेश्चंस आ सकती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किन किन बातों को हमें अच्छे से समझना चाहिए टॉपिक में, इस चैप्टर में, उन सारे चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बाय एक। तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है और वीडियो का फ़ायदा उठाना है और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके लिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। यदि आपको कोई डाउट हो, किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए बनाने हो मैथमेटिक्स के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस विषय पर भी वीडियोज़ जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।